नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत करता हूं। अरसद के जरिए लगातार मेरी कोशिश ये रहती है कि आपके सामने जो बातें अभी तक हैं उनके इतर कुछ बातें ऐसी होती हैं जो अनकही होती हैं, अनसुनी होती हैं, अनदेखी होती हैं, उनको आपके सामने लाया जाए। आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी जो लीग से हटकर चलने का दावा करती रही, जो बाकी दलों से अलग दिखने, अलग सोचने, अलग करने का दावा करती रही, वो एक बड़े सवाल के घेरे में है। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो बड़े हैं, बुनियादी हैं, और इन सवालों पर जवाब देने के लिए आज हमारे साथ हैं योगेंद्र करती रही, बाकी दलों से अलग दिखने, अलग सोचने, अलग करने का दावा करती रही, वो एक बड़े सवाल के घेरे में है। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो बड़े हैं, बुनियादी हैं, और इन सवालों पर जवाब देने के लिए आज हमारे साथ हैं योगेंद्र यादव। आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। पार्टी बाकी दलों से अलग हटके है। आपने जो सवाल पूछे हैं बिल्कुल वाजिब सवाल हैं, लेकिन उन सवालों का उत्तर देने के लिए जिस खिड़की को आप इस्तेमाल कर रहे हो बहुत छोटी खिड़की है, रोशनदान है। मैं आप बैठ के कहूं कि आपके सवाल है नहीं, कहां से आप ला रहे हैं, तो कोई तुक नहीं बनेगी उन बातों की, खासतौर पे इतने गंभीर कार्यक्रम में। सवाल वाजिब है, लेकिन आम आदमी पार्टी को केवल 2-4 दिन की घटना से, किसी एक निर्णय के झरोखे से न देखें। ये एक बहुत बड़ा आंदोलन है, और ये बार बार जो हम राख से उठ के आए हैं, इसलिए नहीं कि मेरे जैसे नेताओं ने कोई कमाल कर दिया है, इसलिए कि इस पार्टी का जो वॉलंटियर है, जो साधारण कार्यकर्ता है, उसने कमाल कर दिया है। और उसने इसलिए कमाल किया है कि इस देश की जनता ढूंढ रही है कुछ अलग, तो उस बच्चे को पकड़ के गोदी में उठा लेती है, इसलिए हम ऊंचे दिखाई देते हैं। और मुझे आज भी विश्वास है ये घटनाक्रम, ये तूफान भी निकल जाएगा। कुछ भी कह रहे हैं, यह भाषा बड़ी अच्छी है, सुनने में अच्छी लगती है, लोगों को भी अच्छी लगती होगी, कुछ बड़े ठोस और सीधे। योगेंद्र यादव इस पार्टी की नीति रणनीति बनाने वाले आदमी, योगेंद्र यादव इस पार्टी की जुबान, योगेंद्र यादव को पीएसी, जो आपकी सबसे बड़ी बॉडी होती है, उससे बाहर रखा गया। योगेंद्र यादव को प्रवक्ता पद से बाहर रखा गया। वजह एक मेरी मर्यादा इस इंटरव्यू में रहेगी, वो ये कि 4 तारीख को जो निर्णय हुआ उसके बारे में पार्टी ने फैसला किया है कि उसके कारण, उसका डिफेंस और उसमें जो कुछ हमारी बातचीत हुई उसके बारे में हम सार्वजनिक बातचीत नहीं करेंगे। तो इसका मर्यादा का ध्यान रखते हुए मैं उत्तर दूंगा। मैं उत्तर से बस नहीं रहा हूं। एक बात मैं आपसे कहूंगा, इससे पहले कि आप जवाब दें। एक तो उस बैठक के बाद से आप इंटरव्यू दे रहे हैं। दूसरा, मैं नैतिकता का प्रश्न खड़ा करता हूं आपके सामने कि आप इस देश के 125 करोड़ लोगों की तरफ से हैं। आप बार बार कहते हैं कि लोकतंत्र में लोकतांत्रिक मर्यादाओं की भूमिका होनी चाहिए। आपकी जवाबदेही 125 करोड़ लोगों के प्रति है या उन 21 लोगों के प्रति जो आपकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में थे? आप सच किसको बोलना चाहते हैं? आप सच किससे बचाना चाहते हैं? अगर आप राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बात नहीं कहना चाहते हैं, मैं आपसे नहीं पूछूंगा, लेकिन हिंदुस्तान के लोग आपके सामने आज खड़े हैं और हिंदुस्तान की आवाम के सामने आपको बोलना हो कि हाँ, मैं आपके प्रति जवाबदेह नहीं हूं, मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी के प्रति जवाबदेह हूं। दोनों जवाबदेही होती है, दोनों करनी होती हैं। आप एक न्यूज रूम में बैठते हैं, आप एक संगठन में बैठते हैं, कुछ चीजें होती हैं जो आप अपना केबिन बंद करके बात करते होंगे, कुछ चीजें हैं जो आप सामने करते हैं। और इसलिए नहीं कि आप दोगलापन कर रहे हैं या कोई चोरी है। एक संगठन को, घर को चलाने के लिए कुछ चीजों में आपको कहना होता है कि भाई बंद कमरे में बैठ के बात करेंगे, इसकी एक मर्यादा है। और मेरा ऐसा स्वभाव रहा है, मैं बड़ा मर्यादा भीरू आदमी हूं, कि एक मर्यादा बनी उसके हिसाब से चलें। ये बात जरूर है कि देश की जनता के प्रति जवाबदेही है, और ये पार्टी कोई नागपुर से बन के आई पार्टी है नहीं, कोई 10 जनपद से चलती नहीं है पार्टी, ये कार्यकर्ताओं के खून पसीने की पार्टी है, तो उनके प्रति जवाबदेही बनती है। लेकिन अगर एक नियम बनाए कि भाई उस दिन मीटिंग में जो हुआ उसके आंदोलन चर्चा न करें, तो मैं अपने साथियों की इस भावना का सम्मान करूंगा। लेकिन मैं जवाब आपको देना चाहता हूं। आपने कहा कि योगेंद्र यादव ने ये किया और उसको हटा दिया गया। देखिए, ये जो अभिलाषा है कि जिस पौधे में को पैदा करने में मैंने काम किया, उसका फूल मैं बनूं, उसका फल के रूप में मैं आऊं, ये क्यों? याद है आपको पुष्प की अभिलाषा वाला जो हमने सबने कविता पढ़ी थी? अगर ये आम आदमी पार्टी का पौधा बनने में प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव खाद बन जाए, उस मिट्टी में मिल जाए, उससे बेहतर क्या बात हो सकती है? आप पर जो आरोप है ना, उन पर मैं आपको, आपने मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया, आपने फिर आकर के वही मुझे खड़ा कर दिया जहां मैं फिर वही प्रश्न पूछ सकता हूं। मैं वहां नहीं जाना चाहता हूं। योगेंद्र यादव पर आरोप है कि उन्होंने पार्टी के खिलाफ काम किया।
योगेंद्र यादव पर आरोप है कि उन्होंने वो सारे बयानात दिए जिन पर मनाही थी। योगेंद्र यादव पर आरोप है कि दिल्ली के चुनाव में आपने पार्टी को हराने का काम किया। योगेंद्र यादव पर आरोप है कि आपने तख्ता पलट की कोशिश की, आपने केजरीवाल को हटाकर खुद कन्वीनर बनने की कोशिश की। इसका मैं जवाब दे सकता हूं, इससे मैं बचूंगा नहीं। और ये है, आपने शायद चिट्ठी विट्ठी पढ़ी होगी, आप उसका जिक्र कर रहे हैं, जिस चिट्ठी के अंदर ये सब बातें हमारे एक साथी ने कही है। आप मुझे बताइए, आप दिल्ली का चुनाव कवर कर रहे थे, आप दिल्ली के जाने माने पत्रकारों में से एक हैं। ऐसा हो सकता है कि कोई एक पार्टी का व्यक्ति अपनी ही पार्टी को हराने की कोशिश करे और दिल्ली के पत्रकारों को इसकी आहट तक न लगे? ये तो नहीं होगा ना। पत्रकारों को सब कुछ पता लग जाता है, हर चीज रिपोर्ट भले ही ना की जाती हो, दिख जाए। अब आप यहां अपने दर्शकों को बता दीजिए, अगर आपके सामने खबर थी, आपने संयोगवश दिखाई नहीं, लेकिन आपको पता था कि योगेंद्र यादव पार्टी को हराने की कोशिश कर रहे हैं, आप यहीं इस प्रोग्राम में अपने दर्शकों को बता दीजिए, मैं बुरा नहीं मानूंगा। आप बता दीजिए कि नहीं, हमारे पास खबर तो थी, योगेंद्र जी आप बड़ी बड़ी हरकतें कर रहे थे, हमने उस वक्त दिखाया नहीं। बताइए आप, ऐसा था क्या? मैंने, चलिए माना इसको, मैंने दरकिनार किया, आप पर आरोप है, ठीक है। दूसरा आरोप क्या है कि मैंने एक पत्रकार को बोला कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ा, ये निर्णय लेते वक्त राष्ट्रीय कार्यकारिणी के निर्णय की अवहेलना की गई। ये उसमें कोई तख्ता पलट का आरोप नहीं है, उसमें दो चीज है। पहली बात तो ये कि वो पत्रकार ने जिसने कहा, उसके जवाब में दूसरे पत्रकार स्वयं बोल चुके हैं। उस ब्रेकफास्ट मीटिंग में एक नहीं 4 पत्रकार बैठे थे। एक पत्रकार कहते हैं कि योगेंद्र यादव ने हरियाणा पे सनसनीखेज खुलासा किया, बाकी 2 पत्रकार कहते हैं कि भाई अगर ऐसा सनसनीखेज खुलासा होता तो हम क्या उल्लू हैं, हम नहीं छापते अपने अखबार में। लेकिन क्या उसके बाद आपने कोई ऐसा मेल अखबार को किया जिसमें आपने लिखा कि आपके रिपोर्टर ने इंटरेस्टेड पार्टी को अपना सोर्स डिस्क्लोज किया, यह गलत है? मैंने बाकायदा तो छपी है इसमें कोई। जी हाँ, मैं उसी का जिक्र कर रहा हूं। ये मैंने स्पष्ट किया था कि वो बातचीत बाकायदा हुई थी, 4 लोग थे, उसमें ऐसी बात हुई ही नहीं जो कि उन्होंने अपने लेख में लिखी है, नहीं तो वो भी 14 दिन तक क्यों इंतजार करती। कोई पत्रकार इस देश का 14 दिन ऐसी खबर लेके बैठा नहीं। लेकिन भाई मैं, ठीक है, मैं समझ आया। और आप ये भी मान रहे हैं कि उसके बाद आपने जो अखबार को लिखा उसमें इंटरेस्टेड पार्टी आम आदमी नहीं है और आप प्राइमरी सोर्स नहीं है? तो बिल्कुल स्पष्ट है सारी घटना। जी। तो ये दूसरा तथाकथित एविडेंस है। तीसरा प्रमाण क्या है कि शांति भूषण जी एक मीटिंग के अंदर जाके कहते हैं कि अरविंद को जब वो बन जाए मुख्यमंत्री या विपक्ष के नेता बन जाए तब उनको पार्टी का कन्वीनर नहीं रहना चाहिए। शांति भूषण जी का बयान है भाई, मेरे कहने से अगर शांति भूषण जी बयान देते तो क्या वो किरण बेदी वाला बयान देते? पढ़ के मैंने माथा ठोक लिया। और ये सारी बातें कम से कम 6-8 महीना पुरानी बातें हैं। भैया अगर 6-8 महीना पहले इतना बड़ा षड्यंत्र चल रहा था, उस वक्त क्यों नहीं हुआ? अचानक आज आपको कैसे याद आ गई ये सारी चीजें? इतना हास्यास्पद, अंग्रेजी में कहते हैं ना कॉक एंड बुल स्टोरी, कि मतलब कहानी बनाई और बनाई भी तो कैसी कहानी बनाई। आखिर कौन लोग बना रहे हैं? तो वही लोग हैं ना जो आपकी पार्टी के हैं, जो आपके साथ काम करते हैं। अब ये खुलासा करना समझना आपका काम है, सच बताना मेरा काम है। और ये सच जानते हुए भी क्यों कुछ लोग अर्धसत्य चलाते हैं, ये बताना आपके कार्यक्रम का काम है। लेकिन आप पर आरोप ये है कि आप भूषण परिवार की आड़ में अपनी मंशा या अपना मकसद या अपना स्वार्थ साधना चाहते हैं। मेरी बात थोड़ी तल्ख है, लेकिन आरोप आप पर यही है और लोगों के बीच आपके बारे में यही कहा जाता है। अगर किसी की आड़ में कुछ करना होता तो भाई किसी अनौपचारिक औपचारिक बैठक में कोई तो प्रस्ताव आता। पिछले 1 साल भर से आप ये देख लीजिए, मैंने कम से कम सैकड़ों इंटरव्यू दिए होंगे, किसी एक इंटरव्यू में तो इशारा होता। आप लोगों से ही बात कई बार हुई है, कुछ तो होता। ये ऐसा कैसा षड्यंत्र है जिसका कुछ 4 ही लोगों को पता है, जिसका प्रमाण नहीं है, लेकिन है षड्यंत्र ये पक्का पता है। बहुत विचित्र षड्यंत्र होगा ना ये तो। कहा यह जाता है कि संगरूर की जो कार्यकारिणी की आपकी बैठक थी उसमें शांति भूषण जी ने यह कहा था कि अरविंद केजरीवाल को आप कोऑर्डिनेटर से कन्वीनर से हटाइए और योगेंद्र यादव को पार्टी का कन्वीनर संयोजक बनाइए, ऐसी बात थी। फिर मैं पार्टी के आंतरिक जो भी प्रोसीडिंग्स हैं उस पे नहीं बोलूंगा, आप जरूर शांति भूषण जी से स्वयं पूछ लीजिए कि वहां पे क्या हुआ था। और दूसरी चीज, शांति भूषण जी कुछ भी कहें वो
उसमें मैं कहां से इन्वॉल्व होता हूं, कोई मुझे ये तो बताए। मोटे तौर पर मैं ये कह सकता हूं कि योगेंद्र यादव ने व्यक्तिगत तौर पे कभी भी ऐसी कोशिश नहीं की कि आम आदमी पार्टी को अपने हाथ में ले, यानी आम आदमी पार्टी का कन्वीनर बने। क्योंकि ये बड़ी अनर्गल बात होती, चूंकि अरविंद केजरीवाल इस आंदोलन के केवल राष्ट्रीय कन्वीनर नहीं हैं, इस आंदोलन के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। इस आंदोलन में अरविंद की जो भूमिका है वो किसी की भी भूमिका से ऊपर है। और सारे मेरे साथी जानते हैं कि मेरी रुचि केवल इसमें थी कि हरियाणा में और दूसरे इलाकों में, गांव में जाके काम कर सकूं, स्वतंत्र रूप से काम कर सकूं। मेरी इच्छा ये थी कि आप यहां बनाइए। योगेंद्र भाई, अगर ऐसा नहीं है तो आप पर जो दूसरा आरोप है वो ये है कि 26 और 27 फरवरी को जो कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई, उससे ठीक पहले एडमिरल रामदास की जो चिट्ठी आती है, उस चिट्ठी में इस बात पर सवाल खड़ा किया जाता है कि एक आदमी दो ओहदों पर क्यों है। और कार्यकारिणी के पहले दिन यानी 26 तारीख को आपने पूरी कोशिश की कि इस बात पर चर्चा हो। फिर मैं आपको कार्यकारिणी की मीटिंग की आंतरिक चीजें तो नहीं बता सकता। मेरे ख्याल से अगर कोई ये आरोप लगा रहा है कि एडमिरल रामदास से मैंने चिट्ठी लिखवा ली, वो शायद एडमिरल रामदास को नहीं जानता। आप जानते हैं और आपने देखा होगा उस चिट्ठी में हम सबको डांट लगाई गई है। योगेंद्र भाई, कुछ और सवाल है, मैं आऊंगा आपके पास उन सवालों को लेकर के। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फिर मिलते हैं। जो सवाल पब्लिक डोमेन में हैं, जो चीजें छन करके हम लोगों तक आती हैं, वो सारी चीजें मैंने आपके सामने आज रखने की सोची है और मैं रखता रहूंगा जब तक आप। अरसत में ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है और मैं बात कर रहा हूं आम आदमी पार्टी के नेता योगेंद्र यादव से। लोग कहते हैं कि आपकी मंशा दरअसल ये है कि आप केंद्रीय नेतृत्व से अलग राज्यों को आजाद करें, स्वतंत्र करें, ताकि हरियाणा में आपका जो एजेंडा है वो पूरी तरह से लागू हो पाए। क्योंकि मैं नहीं कह रहा हूं, जो मैं 10 बार आपसे बोलूंगा कि जो सवाल पब्लिक डोमेन में हैं, जो चीजें छन करके हम लोगों तक आती हैं, वो सारी चीजें मैंने आपके सामने आज रखने की सोची है और मैं रखता रहूंगा जब तक अच्छा जब तक उनका जवाब नहीं मिलता है। जवाब तो मिलना चाहिए ना। क्योंकि लड़ाई और टकराव वहीं से शुरू होता है जहां से योगेंद्र यादव की राजनीतिक महत्वाकांक्षा जागती है और वो ये चाहते हैं कि दिल्ली के चुनावों के साथ साथ हरियाणा में भी चुनाव पार्टी लड़े। और अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि नहीं, पार्टी कहीं नहीं लड़ेगी, पार्टी सिर्फ दिल्ली पर फोकस करेगी। और इस बात को उन्होंने अपनी शपथ लेने के बाद भी दोहराया। योगेंद्र यादव अरविंद केजरीवाल के बीच में टकराव सिर्फ इस बात का है कि आप पार्टी को अपने कब्जे में नहीं रख सकते हैं और बाकी जो राज्य की इकाइयां हैं उनको स्वतंत्र होना चाहिए, उनको लड़ने या नहीं लड़ने का फैसला खुद करना चाहिए। आम आदमी पार्टी में प्रशांत भूषण और मैंने हमेशा कहा है कि राज्यों के नेतृत्व का सम्मान होना चाहिए। राज्य के नेतृत्व को बाकायदा इसकी इजाजत, जहां आता है असेंबली इलेक्शन वगैरह, वहां केंद्रीय भूमिका हो सकती है, लेकिन कहां म्यूनिसिपैलिटी में कौन सा चुनाव लड़ा जाए ये फैसला दिल्ली से हुई। चीजें हास्यास्पद हैं, ये नहीं। यह सवाल टकराव की वजह है ना। आपसे हवाला मत दीजिएगा पार्टी के आंतरिक मामलों का। मैं केवल ये कह रहा हूं, ये उन कई मुद्दों में से एक है जो प्रशांत जी और मैंने उठाया है और उठाते रहेंगे। तीसरा मुद्दा जो हमने उठाया था वो ये था कि पार्टी की मर्यादा जो है, मर्यादा संहिता दूसरों से ऊपर है। लोग ये सोचते हैं कि बाकी किसी पार्टी पे आरोप लगे वो तो कह देते हैं भाई कोर्ट बताएगा, कचहरी बताएगी, 6 साल बाद पता लगेगा। आम आदमी पार्टी एक अलग तरह से जवाब देगी। हमने कहा कि एक ऐसी तरीका बनना चाहिए, इंटरनल, कोर्ट कचहरी भले ही किसी को दोषी ना दे, क्योंकि वहां तो प्रमाण का चक्कर होता है, बड़ी औपचारिकताएं होती हैं। आम आदमी पार्टी ये कह सके कि देखो कोर्ट भले ही तुम्हें सजा ना दे, लेकिन तुम हमारे लायक नहीं हो, निकलो यहां से। ऐसी व्यवस्था बने, ये हमने मांग की, बिल्कुल मांग की है, करनी चाहिए। ये मांग की कि वॉलंटियर की आवाज सुनी जाए। आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टी न बन जाए जैसे कांग्रेस का वॉलंटियर, बीजेपी का तो खैर बेचारों के पास वॉलंटियर बचे नहीं है। उनके कार्यकर्ता तो ऊपर देखते रहते हैं कि बस मोदी जी कुछ कह दें, सोनिया जी कुछ कह दें। आम आदमी पार्टी उस भावना से थोड़ी आई है। हमारे कार्यकर्ता बोलते हैं, आपने देखा पिछले 5-7 दिन के अंदर भी कार्यकर्ता खुल के बोलते हैं। उसकी बात को सुनने का कोई मैकेनिज्म होना चाहिए। ये सब वास्तविक मुद्दे हैं जो हमने उठाए हैं
बार बार उठाए हैं, इस बार भी उठाए हैं, आगे भी उठाएंगे। तीन जो बड़ी बातें आप कह रहे हैं, पहला आपने कहा कि पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनकी नहीं सुनी जाती है, सुनी जानी चाहिए। ना, आप मेरी बात को योगेंद्र भाई, अगर आप कहते हैं कि उनको सुनने की कोई एक सिस्टमेटिक व्यवस्था अभी तक नहीं, ऐसी व्यवस्था है ना, सिस्टमेटिक व्यवस्था नहीं कि वो सिस्टमेटिक व्यवस्था अभी तक नहीं है ना। मैं कह रहा हूं, देखिए स्पष्ट, क्योंकि मैं हेडलाइन उससे बन जाए। मैं नाक यहां पकड़ूं या आप मुझे यहां से पकड़ने को कहें, मैं सिर्फ तीन बातें कहता हूं। आपने कहा कि आपकी पार्टी के भीतर अभी तक ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है जिसके जरिए पार्टी के कार्यकर्ताओं की आवाज सुनी जाए। दूसरी बात, पार्टी का बुनियादी चरित्र है, उस चरित्र से मेल खाते हुए लोग जो नहीं हैं उनको पार्टी से बाहर रास्ता दिखाने का कोई मैकेनिज्म होना चाहिए, कोई रास्ता होना चाहिए, ऐसा नहीं है। तीसरी बात कि पार्टी के भीतर इंटरनल डेमोक्रेसी होनी चाहिए, राज्य की डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर भी होना चाहिए कि राज्य की इकाइयों को क्या करना है क्या नहीं करना है, उनको उनका हक उनके पास रहने देना चाहिए। यह सारी बातें फिलहाल यानी आज तक नहीं है। जिस पार्टी को 2.5 साल, योगेंद्र भाई एक कहना ही पड़ेगा आपको, ये जो नहीं है वाली भाषा मुझे समझ नहीं आती है। हम ये कह रहे हैं कि भाई गिलास के अंदर पानी अभी कम है, थोड़ा और बढ़ाना चाहिए। आप कहते हैं गिलास खाली है, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। आम आदमी पार्टी दूसरी पार्टियों से इन हर चीज के अंदर ऊपर है। लेकिन मेरा टकराव आपसे यही है कि अगर यह पार्टी बाकी दलों से अलग है तो पार्टी का नेता भी बाकी नेताओं से अलग होना चाहिए। आप क्यों घुमा फिरा के अपनी बात कर रहे हैं? आप सीधे बोलिए कि हाँ, ऐसा अभी तक नहीं है। आपके लोगों को यह बात का मतलब समझ में आनी चाहिए। आपने फिर घुमा फिरा के बातें की तो देश का बाकी नेता जिस तरीके से जनता के सामने अपनी बात रखता है, आप भी वैसे रखने जा रहे हैं। मेरा स्वभाव है अपनी पार्टी के बारे में नहीं, दूसरी पार्टियों के बारे में मैं संयत बातें कहता हूं। ये कह दूं कि 0 है या हीरो है, 0 है या 10 है, नहीं। हम 3-4 पे हैं और हमें 7-8 पे होना चाहिए। क्यों नहीं कह सकता? सच है। मैं क्यों कह दूं कि 0 पे हम हैं? जिस चीजों पे हम 0 पे है ही नहीं, मैं क्यों कहूं? लेकिन मैं ये क्यों कह दूं कि मैं 3 से संतुष्ट हूं? नहीं, ऐसा नहीं है कि आपके जवाब से मैं सहमत हूं। कुछ और सवाल हैं और जवाब कुछ और। फिलहाल वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार अर्धसत्य जारी है। मयंक गांधी ने उस कार्यकारिणी में होने के बाद भी वोट नहीं किया। अगर जो कुछ भी उन्होंने लिखा है, अगर वो वोट करते तो योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण के पक्ष में वोट करते। वो 11-8 नहीं होता, 11-9 होता। मैं एक और जानता हूं, सोनू जी जो आपके मतलब कोषाध्यक्ष हुआ करते हैं, अगर वो भी वोट करते तो योगेंद्र यादव के हक में करते। वो 10 और 11 का होता। मैं ये भी जानता हूं कि हो सकता है कि वो पासा। आपका एक बार फिर अर्धसत्य में स्वागत है और मैं बात कर रहा हूं आम आदमी पार्टी के नेता योगेंद्र यादव से। योगेंद्र भाई, आगे बढ़ने से पहले अभी तक की जो बातें, हाँ ना में आपसे पूछूं, आपकी पार्टी के भीतर इंटरनल डेमोक्रेसी है? मैं कैसे कह सकता हूं इसका जवाब कि है या नहीं? केवल 2 उत्तर मैं कैसे मान लूं? हाँ, ठीक है। आपकी मजबूरी होगी कि कहना, मैं आपको कह दूं कि आप अपने घर परिवार अपनी चैनल से संतुष्ट हैं, असंतुष्ट हैं। आप कहेंगे भाई 4 चीजों से खुश हूं, 2 चीजें बुरी हैं। स्वाभाविक होता है, हम सब कहते हैं। आपकी चैनल की मजबूरी एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें आपको अपनी उम्मीदों के पूरा होने की गुंजाइश दिखती है। एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें आपको अपनी उम्मीदों के पूरा होने की गुंजाइश नहीं दिखती। मैं सिर्फ आपसे यही पूछना चाहता हूं कि आपको अपनी पार्टी के भीतर आपकी चैनल की मजबूरी एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें आपको अपनी उम्मीदों के पूरा होने की गुंजाइश दिखती है। एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें आपको अपनी उम्मीदों के पूरा होने की गुंजाइश नहीं दिखती। मैं सिर्फ आपसे यही पूछना चाहता हूं कि आपको अपनी पार्टी के भीतर अपनी उम्मीदें पूरा होते हुए दिखती हैं? मुझे पूरी आस्था है, मुझे विश्वास है। कई चीजों से मैं संतुष्ट नहीं हूं और मैं क्यों, पार्टी के तमाम साथी संतुष्ट नहीं हैं और मैं समझता हूं पार्टी का नेतृत्व भी संतुष्ट नहीं होगा। मयंक गांधी ने जो कुछ भी लिखा झूठ तो नहीं था? मैंने जो कहा था मैं शब्दशः दोहरा देता हूं। मैंने कहा था मयंक भाई ने जो लिखा है मैंने पढ़ा, उन्होंने अपने तरह से उस मर्यादा के बाहर आके करने की कोशिश की है। मैं उस मर्यादा का उल्लंघन नहीं करूंगा। मैं केवल इतना ही कहूंगा, अंततः सच की विजय होती है। मयंक गांधी भी उसी मीटिंग का हिस्सा थे। उस मीटिंग में होने के बाद भी मयंक गांधी ने अपना लेख लिखा और देश को बताया। क्या उन पर यह शर्त लागू नहीं होती? उन्होंने खुद कहा कि शर्त लागू होती है। उन्होंने कहा कि मैं इन कारणों से इस शर्त का उल्लंघन करने जा रहा हूं। उन्होंने बताया, ये उनका निर्णय है। उन्होंने कहा कि मर्यादा है, हमने तय किया था, लेकिन मैं इसे तोड़ूंगा। उन्होंने इस कारण बताया। मयंक गांधी ने उस कार्यकारिणी में होने के बाद भी वोट नहीं किया। अगर जो कुछ भी उन्होंने लिखा है, अगर वो वोट करते तो योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण के पक्ष में वोट करते। वो 11-8 नहीं होता, 11-9 होता।
मैं एक और जानता हूं, सोनू जी जो आपके मतलब कोषाध्यक्ष हुआ करते हैं, अगर वो भी वोट करते तो योगेंद्र यादव के हक में करते, वो 10 और 11 का होता। मैं ये भी जानता हूं कि हो सकता है कि वो पासा पलट जाता, ऐसा क्यों नहीं हुआ? आप जिनका नाम ले रहे हैं उनसे पूछिए, मैं कैसे बताऊं इस प्रश्न का उत्तर जब मुझे ये लगता है एक्शन मैंने नहीं लिया। तो क्या यह बाजी जो है उन लोगों ने आपको हरवा दी? मैं इसे व्यक्तिगत बाजी के रूप, आपके अपने लोग हैं, मैं अपने क्यों नहीं है? सारे लोग अपने हैं, सारे 21 के 21 अपने हैं। और ये सारी चीज को, मेरे को जो एक तकलीफ है सारे प्रकरण में, एक मुझे कोफ्त है, बाकी कुछ नहीं, सिद्धांतों की बात को व्यक्तियों पे उतार दिया गया है। योगेंद्र भाई, सिद्धांत जो हैं वो किसी शक्ल और सूरत के साथ होते नहीं, इंसान की शक्ल में होती नहीं, सब्जेक्टिव इशू है। मैं कहता हूं मैं आपसे हर मसले पर बात कर सकता हूं, मैं इस लोकतंत्र पर बात कर सकता हूं, मैं नैतिकता पर बात कर सकता हूं, मैं पार्टी के भीतर के तमाम उसूलों सिद्धांतों पर भी बात कर सकता हूं, लेकिन यह सिद्धांत वसूल कौन लेकर चलता है? इंसान लेकर चलता है, उसका व्यवहार लेकर चलता है, उसका चरित्र लेकर चलता है। तो संयोग से प्रशांत और मैं कह रहा हूं कि इंसान पर बात आएगी ना, इंसान पे बात आएगी। सिद्धांत तो बड़ा सब्जेक्टिव इशू है। देखिए, प्रशांत भूषण योगेंद्र यादव छोटे मैं संयोग से वो इसके एक वाहक बन गए, ठीक है, आप उस पर बात कर लीजिए, लेकिन केवल वाहक पे न देखें, उस वाहन को भी देखिए कि वो हो क्या रहा है, किस सवाल क्या है असली जिसके ऊपर बातचीत हो रही है। ये कुछ एक सपने को देखने के दो तरीके हो सकते। तो मैं आशुतोष की बात मानूं कि यह दो विचारों के बीच की टकराहट है, एक अल्ट्रा लेफ्ट जो कश्मीर में जनमत संग्रह कराना चाहता है, और दूसरा वो लोग उस देश की बेहतरी और विकास के लिए एक व्यवहारिक राजनीति करते हैं। क्या व्यवहारिक राजनीति करने वाले लोग और अल्ट्रा लेफ्ट लोग जो कश्मीर में जनमत संग्रह कराना चाहते हैं, इस दो तरह के लोगों के सिद्धांतों की टकराहट है? आप आशुतोष भाई ने एक बात बहुत अच्छी कही थी, उन्होंने ट्वीट के पहले हिस्से में कहा था कि ये व्यक्तियों की टकराहट नहीं है। मैं बिल्कुल सहमत हूं, विचार का अंतर हो सकता है, मैं बिल्कुल सहमत हूं। और अगर विचारों का कुछ अंतर है तो मैं तो भाई उस पार्टी से घबराऊंगा जिसके अंदर पार्टी विचारों का अंतर ना हो, जहां विचारों का मतभेद ना हो, वो पार्टी खतरनाक है। जिस न्यूज चैनल के न्यूज रूम में दो आवाज ना होती हो, वो बड़ा खतरनाक मामला है। योगेंद्र भाई, ऐसी ठीक है, मैंने आपकी सारी बात अब मान ली। मैं फिर वापस लौटता हूं उसी कार्यकारिणी के मसले पर कि आप योगेंद्र यादव कहते हैं कन्वीनर के पद को लेकर के ना तो मैंने कभी कोशिश की, ना ऐसी कोई लालसा मेरे भीतर रही है, ना ही कन्वीनर का मैंने मुद्दा कभी उठाया है। जो जानकारी मुझ तक आई, फिर मैं आपके सामने इसी हवाले से इस बात को रखना चाहता हूं। उसमें यह हुआ कि 26 तारीख की बैठक में कुमार विश्वास ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने अपना इस्तीफा भेजा है, इस्तीफे की पेशकश की है। योगेंद्र यादव ने कहा कि वो इस्तीफा कहां है, लिखित है क्या? उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे मौखिक तौर पर बताया गया है। योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण चाहते थे कि एडमिरल रामदास की चिट्ठी में जो सवाल है उन पर बहस हो, लेकिन बहस भटक गई और अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे पर बहस चलती रही, जबकि लगातार योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण इस बात की कोशिश करते रहे कि संयोजक यानी कन्वीनर के मामले पर चर्चा हो। ऐसा है? आपको इतनी सब सूचना पता है तो आपको शायद ये भी पता होगा कि उसमें जब उसके बारे में हुआ कि अरविंद भाई के इस्तीफे के पक्ष में कौन है और कौन उसके विरोध में है, तो किस किस ने कहां हाथ खड़ा किया, आप बता दीजिए अपने दर्शकों को। वो भी पता है ना, आप बता तो दीजिए सबको प्लीज। ठीक है, बताइए ना। उस कार्यकारिणी में मोटे तौर पर यह फैसला हुआ कि अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा रद्द किया जाना मोटे तौर पर या सर्वसम्मति से? सर्वसम्मति से। और उसमें योगेंद्र यादव प्रशांत भूषण ने क्या कहा कि नहीं, अरविंद को कन्वीनर रहना चाहिए। फिर बहस किस बात की कर रहे हैं? को आता हूं, फिर हम बहस किस बात की कर रहे हैं? बहस है योगेंद्र भाई, मैं कह रहा हूं कि जितनी चीजें हैं देश के सामने कुछ तो साफ होनी चाहिए। जी जी। 27 तारीख कार्यकारिणी की बैठक हो गई, उसमें 3 लोगों की कमेटी बनी कि योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, ये 2 गुट जो हैं, इन 2 गुटों के बीच की लड़ाई के चलते पार्टी का बेड़ा गर्क हो सकता है, इसलिए दोनों के बीच में सामंजस्य बनाने के लिए बातचीत की जानी चाहिए। सहमत हैं आप? मैं 27 की मीटिंग में था नहीं, जैसा आप जानते हैं। आप नहीं थे, मैं भी जानता हूं। उसमें 4 लोग नहीं थे, आप नहीं थे, प्रशांत जी नहीं थे, अरविंद नहीं थे, मनीष नहीं थे। जो प्रोफेसर आनंद कुमार की अगुवाई में 3 लोगों की कमेटी बनी, जिसने आपसे बात की, प्रशांत भूषण से बात, आनंद कुमार जी ने नोट लिया। उसमें आपने कहा कि पीएसी से अगर कुछ लोग जैसे मनीष सिसोदिया और गोपाल राय जैसे लोग भी हटते हैं तो मैं और प्रशांत जी हट जाएंगे। ये सही है कि नहीं?
मैंने जैसे कहा, ये पार्टी की आंतरिक चीजें डिस्कस करना मेरा काम नहीं है। आप पत्रकार हैं, आपको सूचना हो कि जितनी सूचना पूरी चेक करने के बाद आपके पास योगेंद्र भाई, मैं इसलिए कह रहा हूं कि उसकी फोटो कॉपी भी मैं आपको दे सकता हूं। मैं आपके पास आया तो मैं अपनी तैयारी के साथ आया, मेरे पास जो कुछ भी था। मैं चाहता हूं कि आपके ऊपर जितने सवाल हैं, आपके ऊपर जितने आरोप हैं, वो मैं लगाऊं और आप देश को जवाब दे पाएं ताकि स्थितियां साफ हों। जो आप घटना बता रहे हैं उसमें से अगर कोई आरोप मुझ पे बनता है तो मैं बता रहा हूं उसमें आपने ये कहा कि अगर मनीष सिसोदिया का, आप मेरे को हाना करने को न कहें, उसमें अगर कोई आरोप बनता है आपको जहां मैं बोलूंगा, आपको जहां कहीं भी लगता है कि नहीं आपको टोकना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए, आप रखिएगा। किसी पे टोकूंगा नहीं, क्योंकि बाकी चीजों पर आप कहेंगे इसका मतलब बाकी से आप सहमत हैं। ये आपके बयान है। नहीं योगेंद्र भाई, मैं सिर्फ 30 सेकंड लूंगा आपसे। तो वो एक नोट बना, प्रोफेसर आनंद कुमार ने नोट बनाया, आपसे जो बातचीत हुई कि 1, 2, 3, 4, उसमें ये भी था कि मनीष सिसोदिया और गोपाल राय जैसे लोग अगर हट जाते हैं तो मैं और प्रशांत जी हट जाएंगे। आपके पास फोन आता है कि ऐसा जी मनीष और गोपाल राय इस्तीफा देने को पीएससी से तैयार है, लेकिन प्रशांत जी तैयार नहीं। आपने कहा कि नहीं, प्रशांत जी को मैं तैयार कर लूंगा, बशर्ते आप मेरी भूमिका बता दो कि पीएससी से हटने से पहले मेरी कोई भूमिका पार्टी में है या नहीं है, मुझे मेरा बड़ा रोल बता दीजिए। मैं बोलने दीजिए मुझे, ताकि जवाब आप दीजिएगा। आपको कुछ विकल्प दिए गए, उन विकल्पों पर आपने कोई जवाब नहीं दिया। आपने कहा कि नहीं, ऐसा है कि हम राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मिलेंगे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई तब, और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से ऐन पहले एडमिरल रामदास की चिट्ठी आती है। मैं सिर्फ आपसे कह रहा हूं कि यह सब चीजें मैं इसलिए रख रहा हूं कि इन चीजों का एक सिलसिला सा बनता है। 26 और 27 की कार्यकारिणी की बैठक, 27 की कार्यकारिणी की बैठक में आपका और बाकी 3 लोगों का ना होना, एक कमेटी का बनना, उस कमेटी में प्रोफेसर आनंद कुमार का होना। आनंद कुमार नोट ले रहे हैं, आपसे बात की, प्रशांत भूषण से बात की, अरविंद से बात की और बाकी उनके लोगों से बात की। क्योंकि वो कागज मेरे पास है, उसमें आपके हवाले से है कि मनीष और गोपाल राय इस्तीफा देते हैं तो पीएससी से मैं और प्रशांत जी दे देंगे। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि बताइए कि जब नई पीएससी जब तक नहीं बनती है तब तक आपके बड़े रोल के बारे में हम क्या कह सकते हैं। आपने कहा कि नहीं, तो ऐसा है, अगर आप नहीं कह सकते तो एनी में मिलेंगे, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मिलेंगे। कितना सही है? इस सारी चीज में मुझे एक आरोप दिखाई देता, बाकी तथ्य आपके हैं, आप जानिए, आप कीजिए। जो नोट है, मैंने तो ऐसा कोई नोट देखा नहीं, आप जरूर दर्शकों के सामने दीजिए, मैं इस पे क्या टिप्पणी करूं। एक बात मैं सिर्फ कहना चाहता हूं, मेरा क्या रोल होगा इस पर कोई मोल भाव नहीं हुआ। इस पूरी प्रक्रिया में प्रशांत जी और मैंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, ना मांगा है, ना मांगेंगे, इसलिए कि हमें पता है कि हमारा मुद्दा है क्या। हम केवल उस पर फोकस करना चाहते हैं, और हमने बार बार कहा है कि न तो शीर्ष की पोजीशन कोई मुद्दा है, न ही हम दोनों का रोल, क्योंकि तमाम चीजें फैली हैं कि प्रशांत जी को कोई लीगल सेल दिया जाने वाला है, मुझे महाराष्ट्र भेज दिया गया था, कोई किसान मंच की बात चल रही थी, जिन चीजों का एक क्षण भी डिस्कशन नहीं हुआ, वो सब चीजें मीडिया में चल रही हैं। इसलिए मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं, और जो व्यक्ति उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर सके उसको आप अपने चैनल पे लाके दिखा दीजिएगा। जो ये कहे कि इसमें कोई मोल भाव हुआ, इसमें किसी पद के बारे में चर्चा हुई, ये पद स्वीकार है, वो पद स्वीकार नहीं है, ये पद दे दो, बाकी सवाल मैं छोड़ दूंगा, अगर कोई एक व्यक्ति कह सके कृपया उसको चैनल पे लाइएगा। उससे में तो छोटा सा सवाल है, सीधा था। 28 तारीख की रात में फोन पर जो आपसे बातचीत हुई, उस बातचीत में आपने ये कहा या नहीं कि मुझे पहले मेरा कोई बड़ा रोल दे दो, तय कर दो, उसके बाद इस्तीफे की बात करो? नहीं, मैं यही आपसे सुनना चाहता हूं। बिल्कुल आपने नहीं, एक शब्द में नहीं, बाकी मैं किसी और चीज, क्योंकि इस तरह की बातें मैं लाइफ में करता नहीं। बाकी बहुत चीजें मैं करता हूं, इंसान हूं, कभी कभी बुरा भी लगता है, गुस्सा भी आता है, लेकिन भाई क्या है ना कि जब किसी मैं। पत्रकार का फोन रिकॉर्ड हो सकता है, जब आपकी नोट, आपकी पार्टी का नोट मेरे पास आ सकता है, तो हो सकता है कि आपकी बातचीत भी रिकॉर्ड किसी के सामने आ गई। अगर वो रिकॉर्ड है तो बिल्कुल उस रिकॉर्ड को सार्वजनिक किया। मैं सिर्फ आपको आगाह कर रहा हूं। मुझे ये बताया गया कि कई दफा कुमार विश्वास ने इस पर सवाल खड़ा किया कि एक परिवार के 3 लोग क्यों। अगर योगेंद्र यादव नैतिकता के हवाले से राजनीति करते हैं, नैतिकता का तकाजा बार बार देते हैं, तो उन्होंने कभी यह सवाल क्यों नहीं खड़ा किया? मैं बात कर रहा हूं
आम आदमी पार्टी के नेता योगेंद्र यादव से। एक सवाल और आता है, वो ये है कि क्या कभी नैतिकता के हवाले से भी योगेंद्र यादव ने पार्टी के भीतर भूषण परिवार के मेंबरान को लेकर के कोई सवाल किया कि एक पार्टी में, आपका पार्टी का संविधान कहता है कि पार्टी के भीतर एक परिवार का एक ही व्यक्ति सदस्य होगा, उसमें प्रशांत जी हैं, शांति भूषण जी इनवाइटी मेंबर के तौर पर आते हैं, शालिनी गुप्ता आपकी इंटरनेशनल जो कमेटी है उसको कोऑर्डिनेट करती हैं। एक परिवार के 3 लोग हैं। मुझे ये बताया गया कि कई दफा कुमार विश्वास ने इस पर सवाल खड़ा किया कि एक परिवार के 3 लोग क्यों? अगर योगेंद्र यादव नैतिकता के हवाले से राजनीति करते हैं और नैतिकता का तकाजा बार बार देते हैं, तो उन्होंने कभी यह सवाल क्यों नहीं खड़ा किया? कैसी कैसी बातें चल रही है। हमारा संविधान, ये वैसे भी आपको भूषण जी से पूछना चाहिए, हमारा संविधान कहता है कि एक व्यक्ति, एक परिवार के एक नहीं साहब 25 लोग सदस्य रह सकते हैं हमारे, उनको कोई भी पद नहीं मिल सकता पार्टी का। शांति भूषण जी के पास कोई पद नहीं है। एक जो इनवाइटेड मेंबर होता है, इनवाइट किसने किया ये भी आप पता कर लीजिएगा, इनवाइटेड मेंबर के पास केवल बोलने का अधिकार है, मत देने का अधिकार नहीं है। इनफैक्ट मैं तो सार्वजनिक मीटिंग्स में घोषणा, उदाहरण देता रहा हूं, चूंकि प्रशांत भूषण हमारे मेंबर हैं, इसलिए शांति भूषण जी नोएडा की जिला कार्यकारिणी के भी सदस्य नहीं हो सकते। इनवाइटेड मेंबर के रूप में तो आप तमाम लोगों को बुलाते हैं, भाई आप अपनी सलाह दीजिए, सलाह जरूर लेनी चाहिए, उनको कोई अधिकार नहीं है, शून्य अधिकार है। आपने उनकी बहन शालिनी जी के बारे में कहा, आप पता कर लीजिए उनके पास क्या पद है, किसने दिया, क्यों दिया। पार्टी में, पार्टी के अंदर निर्णय लेने की प्रक्रिया में शून्य अधिकार है उन्हें। उसका कारण अगर आप थोड़ा और खोजबीन करेंगे पत्रकार के रूप में, आपको कारण भी पता लग जाएगा। तो 1-0-0 ये स्थिति है इस वक्त। मैं फिर रोकूंगा आपको। क्या शालिनी गुप्ता जो ग्लोबल सपोर्टर्स कोऑर्डिनेटर हैं पार्टी की, आम आदमी पार्टी की, उन्होंने 5 और 6 जनवरी को ग्लोबल सपोर्टर्स को ये मेल नहीं डाला कि पार्टी को किसी भी तरह से मदद करने की कोई जरूरत नहीं है, पार्टी फंड में कोई पैसा डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पार्टी दिल्ली में जो उम्मीदवार खड़ा कर रही है वो उम्मीदवार मुनासिब लोग नहीं है? आप ये प्रश्न शालिनी गुप्ता से क्यों नहीं पूछ रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। भूषण परिवार को तो मैं दरअसल पिछले पार्टी ज्वाइन करने के बाद 2 साल में जानना शुरू किया है। ये इन चीजों का उत्तर मुझसे क्यों मांगा जा रहा है, आप इसे जानते हैं। लेकिन उनके सबसे भरोसेमंद आज की तारीख में आप हैं, ऐसा कहा जाता है। ऐसा आपका मानना है, किसी और का मानना होगा। ऐसा ये भी कहा जाता है कि वो लोग चाहते हैं कि आपके कन्वीनर योगेंद्र यादव बने, क्योंकि वो उनके विश्वास पात्र हैं और पार्टी पर उन लोगों की पकड़ बनी रहे। मैं नहीं कर रहा हूं, पब्लिक डोमेन में है। पब्लिक डोमेन में नहीं, कुछ लोग आपको इंटरव्यू से पहले फीड करके कह रहे हैं कि ये सवाल पूछ लेना योगेंद्र जी से। जब क्यों आशीष खेतान ने जो ट्वीट किया उसमें नहीं है? क्या दिलीप पांडे ने चिट्ठी लिखी उसमें नहीं है? मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो चीजें नहीं, ज्यादातर चीजें जो आप कह रहे हैं उनमें नहीं है, लेकिन आप पूछ रहे हैं, आपका अधिकार बनता है, मैं अधिकार को बिल्कुल प्रश्न नहीं कर रहा हूं। दिलीप पांडे ने ये कहा कि आशीष खेतान को प्रशांत भूषण, शांति भूषण ने अपने खेमे में खड़ा करने की कोशिश की। आशीष खेतान ये कहते हैं कि यह परिवार जो है वो पार्टी को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। किस लिए? क्योंकि वो योगेंद्र यादव को कन्वीनर बनाना चाहते हैं। किस लिए? कि शांति भूषण ने पंजाब की कार्यकारिणी में इसका जिक्र किया, प्रशांत भूषण ने दिल्ली की 26 और 27 की कार्यकारिणी में इसका जिक्र किया कि कन्वीनर का ओहदा उस पर बहस होनी चाहिए, बदला जाना चाहिए। प्रशांत जी की बात बिल्कुल अलग है। शांति भूषण जी जैसे मैंने कहा बुजुर्ग हैं, मिलता हूं, पांव छू लेता हूं, थोड़ा दूरी रखता हूं। मेरा काम सिर्फ ये है कि जो सवाल हैं पब्लिक डोमेन में, जो चीजें मुझ तक आई हैं, हाँ, उनको आपके सामने मैं रखूं और उनका जवाब लूं, ताकि देश में एक उहापोह जैसी स्थिति है तो यह जो धुंध है उसको छंटना चाहिए। और ये भी जिम्मेवारी बनती है कि फिर इस इंटरव्यू को पूरा का पूरा दिखाएं, काट छाट ना करें। पूरा का पूरा जाएगा, लेकिन हाँ, पूरा का पूरा जाएगा। आप मुझ पर यकीन कीजिए, जैसा है वैसा ही जाएगा, मुझे विश्वास। दूसरी बात यह कि कुमार विश्वास आपके पास होली खेलने के लिए आए थे, दिल मिले? क्यों नहीं, ये तो कुमार विश्वास आए, बाकी बहुत साथी आए, होली का दिन आए थे क्या? पिछले साल मैं चुनाव में मेवात में था जिस वक्त ऐसा हुआ, होली के दिन भी मैं कैंपेन कर रहा था पिछले साल। तो कुछ बात बनी? क्या बात बननी थी? जो दूरियां हैं, टकराहट है। भैया 15 लोग थे, साथ में कैमरा भी पीछे पीछे आया था, और उसके बाद कुमार भाई ने बताया कि जब वो मेरे जिले में पीलीबंगा में एक नौकरी करते थे
तो उनके क्या अनुभव थे। गुंजिया खिलाई मेरे ख्याल से टेस्टी थी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि योगेंद्र यादव आगे क्या? किसान के साथ गद्दारी नहीं होनी चाहिए, और ये एक काम यदि मैं कर पाऊं और किसान, खेती और गांव के सवाल को देश के बड़ा सवाल बनाने में छोटी सी भी मेरी भूमिका हो तो बस मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। व्यक्तिगत मिशन है या आम आदमी पार्टी इसमें शामिल? पार्टी का औपचारिक अभियान है भाई। जय किसान अभियान आम आदमी पार्टी का अभियान है। मुमकिन है कि इस करने की कोशिश में, हालांकि बहुत ही नेक कोशिश आपकी है, आपको कई सवालों का सामना करना पड़े, आपको वो भी होगा, एक और कई आरोप उसमें हो सकते आपकी पार्टी के भीतर से ही हो। गालिब मुझे यहाँ याद आते हैं कि हुई मुद्दत की गालिब मर गया, पर याद आता है हर एक बात पर कहना कि यूं होता तो क्या होता। अरसत में आज इतना ही। अगले हफ्ते में आपसे फिर मिलूंगा किसी नए मुद्दे के साथ, किसी नए सवाल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।